गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो सुबह कभी तो आएगी। क्या पढ़ेंगे? वो सुबह कभी तो आएगी, जो कि एक सच्ची कहानी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था, और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज मुझे थोड़े थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन फिर वही पुरानी हालत लौट आई। मेरा गला, आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है। और देखो, मेरे पैर भी मेरे पैरों में भी छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या गुजरी है? हमारी जिंदगी गैस से हमेशा के लिए बदल गई। ठीक बेटा। बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भोपाल गैस के बारे में, जो त्रासदी हुई थी वहाँ पे कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी थी लोग, और आज तक उठाते चले आ रहे हैं। तो उसी के बारे में है ये। चलिए शुरू करते हैं। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए। तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। यानी इस बच्ची की माँ की हालत बहुत ख़राब थी, दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो गया था। उसे लगता था कि बच्चों के अब्बू आएंगे। आगे चलते हैं बेटा। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती, वो घर आ गए। हम उनसे कहते, अब्बू मर चुके हैं। पर हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बातें कहते तो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम उनके इत्मीनान दिलाते कि वो इतना परेशान न हो। डॉक्टर हमसे कहते थे कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। बेटा, जाहिर सी बात है, माँ बाप अगर तकलीफ में हो तो बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता 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 बेटा, मतलब धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने खुद को क्या कर लिया बेटा? संभाला। यानी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई। हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता था। इसके अलावा इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्च भी होता रहता। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाएं, पर वो न मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस न आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसे लेकर आती। मैं अब मैं अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब
जीना चाहती हूँ। किसने लिखा था बेटा? सलमा ने। ये सलमा अपनी आप बीती सुना रही है। तो चलिए बेटा, अभी तक जितनी परेशानियां आपने सुनी ये सब सलमा बयान कर रही थी, सारी आंखों देखी थी। इसने अपने बाप को मरते हुए देखा था, अपनी माँ को परेशानियों से गुजरते हुए देखा था। जब भोपाल में गैस त्रस्ती हुई थी, गैस लीक हुई थी, उसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे, बहुत गरीब लोग मारे गए थे। ठीक है, तो बेटा अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या है कि सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी थी? सलमा की अम्मी किसी भी सूरत में उसे और अपने आप को इस जहरीली गैस, जो भोपाल में जो जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ था, उसके चंगुल में जो मजदूर आए थे, जो गरीब लोग आए थे, वो गैस इतनी जहरीली थी बेटा कि जिसके जिसके नाक में जिसने जिसने भी सांस ली और अंदर सक किया, वो सारे वहीं पे हलाक हो गए, मर गए। से बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी। ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा कि क्यों दौड़ी थी। जाहिर सी बात है, जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था और माँ अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। दूसरा सवाल क्या है? सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज होती थी? सलमा की अम्मी अम्मी से जब सलमा अम्मी से ये कहती थी कि अब्बू मर चुके हैं, तो अम्मी सलमा से कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते, और अगर सलमा दोबारा यही कहती तो वो नाराज हो जाती थी। ठीक है, इसी वजह से नाराज होती थी, क्योंकि उनको इंतजार था कि उनके शौहर वापिस आएंगे। आगे क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा क्वेश्चन है, सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों खराब हो गई थी? 1984 की सर्दियों में भोपाल में जहरीली गैस का एक बड़ा सानहा यानी ट्रेजेडी, हादसा, घटना रूनुमा हुआ था, जिसमें सलमा के वालिद ख़त्म हो गए, सलमा बीमार हो गई। उन सब हादसात की वजह से सलमा की अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। आगे चलते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन है कि नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत नाजुक है और मैं मरने वाली हूँ, अगर इलाज कराना है तो नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च 250 रुपए रोज़ाना होगा और इलाज का खर्च अलग। तो ये भी चीज़ें थी बेटा। सब पांचवा सवाल क्या है कि सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि अब जीना चाहती हूँ? क्योंकि सलमा ठीक हो चुकी थी। सलमा ने कई बरस बीमारी की हालत में गुजारे हैं। अब आयुर्वेद की दवाओं से उसकी हालत ठीक हो रही है, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और गले से खून का रिसना भी बंद हो गया है। अब सलमा को पहली मर्तबा महसूस हुआ कि वो ठीक हो सकती है, इसलिए वो बहुत खुश रहती थी और जीना चाहती थी। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ पे खाली जगह है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पैसे, काम, सूझ, जीना, छाले। मेरा गला और आंखें क्या हो जाती थी? सूज जाती थी। ठीक, उन्हें दूसरों का भी करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? काम। हमारे पास इतने क्या नहीं थे बेटा? पैसे नहीं थे। चौथे का क्या था? मेरे पाँव के छाले क्या हो गए थे? सूख रहे थे। छठा पे क्या है? अब मैं जीना चाहती थी। क्या करना चाहती थी बेटा? जीना चाहती थी। तो ये भी खाली वो है, खाली जगह इसको भरना है। आप सभी इसको अच्छे से कर लेंगे। अब नीचे कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, उनके आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनके आपको जुमले बनाने हैं। जैसे बेटा बीमारी, वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी हैं। आराम, आयुर्वेद की दवाओं से काफ़ी आराम हो जाता है। आप ऐसे भी छोटे से छोटे अल्फाज बना सकती हैं, सेंटेंस बना सकती हैं, जुमले। छाले, क्या बीमारी की वजह से मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे, ये भी लिख सकती हैं। हादसा, एक हादसे ने मेरे दोस्त के सर पर चोट आई थी, और इलाज का क्या बनाएंगे? इलाज के लिए उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। सूजन, उसके चेहरे पे काफ़ी सूजन रहती थी। और बेटा ये सानहा दिया गया है कि 1984 के भोपाल गैस का सानहा बयान कीजिए। तो 1948 की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा सानिया रुनुमा होता है। इस सानिया की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई थी। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया था। हजारों इंसान उस सानहे में अपनी जानें गंवा बैठे थे। जहरीली गैस के असर से हजारों लोग बीमार हो गए। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती गई, यानी बढ़ती गई, एक दूसरे में फैलती गई।
आज भी इस सान्हे के शिकार बहुत से अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला दिखाई देते हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनकी दवा इलाज का जो एहतमाम किया जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो सका। इस मसले ने एक लंबी कानूनी झगड़े की हैसियत इख्तियार कर ली थी बेटा। और जो कह रहे हैं जुलाई 2010 के पहले हफ्ते में भोपाल की अदालत में इस कानूनी झगड़े का फैसला सुनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अदालत ने यूनैन कार्बाइड के मालिक को एंडरसन पर सिर्फ 5 लाख का जुर्माना और चंद माह की कैद सुनाई। गैस का ये सान्या हमारे सामने कई सवाल लेकर आया। सनती तरक्की ने जहां इंसान को बहुत से फायदे पहुंचाए हैं, वहीं उनके लिए कुछ आजमाइश भी खड़ी कर दी है। इस मसले पर हम सबको नए सिरे से गौर करने की ज़रूरत है। तो बेटा आप ये चैप्टर अपनी कॉपी में करेंगे, करके अपनी टीचर को भेजेंगे। बाय बाय।